जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपकी सेकंड बुक इंडिया वाली जो बुक है उसका 7वां चैप्टर खनिज और ऊर्जा संसाधन को आज अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। आज के इस वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे भी खनिज किसे कहते हैं, खनिज की विशेषताएं क्या है, खनिज की जो प्राप्ति है वो इंडिया में कहाँ पर ज़्यादा होती है और खनिज संसाधनों के प्रकारों के बारे में समझेंगे। आप सब बच्चों को अच्छे से ये जानकारी है, किसी भी देश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधनों का होना बहुत ही जरूरी है। और खनिज जो कि हम खनन के माध्यम से जमीन से निकालते हैं, और खनन आपको पता है प्राथमिक गतिविधियों का एक एग्जाम्पल आता है, एक प्रकार है उसका। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं खनिज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को। तो देखिएगा, खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। आप इतना भी लिख सकते हो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। इनकी उत्पत्ति कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में होती है। या आप और भी सिंपल कर सकते हो कि वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। तो ये इस तरीके की परिभाषा भी आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा पता हो। उसके बाद हम बात करें भी खनिज जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली जो खासियत है इसकी वो तो ये है भी इस पृथ्वी पर धरातल पर इनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान है। यानी कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, और कहीं ऐसी जगह भी है जहां कोई खनिज भी नहीं मिलता। तो धरातल पर खनिजों का वितरण असमान होता है। दूसरा है खनिजों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, और जो मात्रा, क्वांटिटी, उनके अंदर प्रतिलोमी संबंध होता है। प्रतिलोमी जिसे हम कह सकते हैं व्युत्क्रम संबंध। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप भी। खनिजों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और खनिजों की क्वांटिटी, मात्रा में प्रतिलोमी संबंध है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो अच्छे खनिज हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाले जो खनिज हैं, उनकी मात्रा हमें कम मिलती है, और कम गुणवत्ता के जो खनिज होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा मिलती है। प्रतिलोमी यानी उल्टा, विपरीत संबंध है। जिसकी गुणवत्ता अच्छी होगी उसकी मात्रा कम मिलेगी, जिसकी गुणवत्ता कम होगी उसकी मात्रा अधिक मिलती है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तीसरी विशेषता हो सकती है कि खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, यानी अनवीकरणीय हो गया, दोबारा नहीं इस्तेमाल हो सकता, खत्म हो गया तो भैया खत्म हो गया। और खनिजों के निर्माण में बहुत ही लंबा समय लगता है। तो खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और खनिज के बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए हमें आवश्यकता है भी खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। खनिजों को हमें आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, यानी देश के सतत पोषणीय विकास के लिए, हमें खनिजों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इन विशेषताएं को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको यह भी समझ आनी चाहिए भी खनिजों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद बात आती है कि भारत में खनिजों के वितरण की प्रमुख पट्टियां कौन सी है, यानी कौन सा एरिया है जहां पर इंडिया में जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो अधिक मिलते हैं। तो आप इसको समझिएगा। समझने के उद्देश्य से बात करें तो 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं, जिसमें एक है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा आता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, और तीसरा है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। ये 3 क्षेत्र प्रमुख है। सबसे पहले आप देखिए उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां मानचित्र में आप देखिएगा ये इलाका मोस्टली, जिसके अंदर कौन कौन सी स्टेट आ गई आपको ध्यान रखना है भी। छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा आ गई। तो ये जो इलाका है ये है अपना
उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां पर एक खनिज है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें आपको एक तो स्टेट के नाम ध्यान हो भी, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल वाला इलाका हो गया। दूसरा, यहां किस प्रकार के खनिज ज्यादा मिलते हैं, तो यहां पर लो एशक मिलता है, उसके बाद कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का मुख्य एशक है, और अब्रक है, इनकी प्राप्ति यहां पर ज्यादा होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है भी लोह का जो एशक है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो होते हैं वो यहां मिलते हैं, कोयला यहां मिलता है, मैग्नीज यहां मिलता है, बॉक्साइट यहां मिलता है, अब्रक है वो इस इलाके में मिलता है। इस प्रकार लोहा एशक का मिलना, कोयले का मिलना, मैग्नीज का मिलना, आप समझ सकते हो जब हम अगले चैप्टर में उद्योगों के बारे में जानेंगे भी, जो लो इस्पात उद्योग है उसके लिए कच्चा माल क्या होता है, लो एशक, कोयला और मैग्नीज, ये स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल होता है। तो इसका मतलब इस इलाके में लो एशक कोयला खनिज है वो खूब मात्रा में मिलता है। तो आपको आयरन स्टील के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रियां हैं, वो भी इसी इलाके में ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात आती है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, ये इलाका आ गया मोस्टली, जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का कुछ इलाका आ गया। जैसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश भी, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु वाला इलाका आ गया। और यहां पर हमें लोहा एशक, मैग्नीज, चूना पत्थर है उसका जमाव ज्यादा मिलता है। तो यहां लोहा एशक हो गया, कोयला हो गया और चूना पत्थर इस इलाके में ज्यादा मिलता है। यहां लोहा एशक हो गया, कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, जो अब्रक हो गया, ये चीजें, बॉक्साइट है, वो चीजें वहां पर हमें उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, वहां पर ज्यादा मिलता है। तीसरा इलाका आ गया अपना उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जिसमें ये मोस्टली राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र और कुछ गुजरात का जो इलाका है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इस इलाके में जो प्रमुख जो जमाव मिलता है, जो प्रमुख खनिज है, वो तांबा और जस्ता मिलता है। इस इलाके के अंदर तांबा और जस्ता है वो प्रमुखतः यहां पर मिलता है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत आपको यहां पर बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, जिप्सम है, ये चीजें यहां पर आपको खूब मिलेगी, जिनका इस्तेमाल मुख्यतः भवन निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार सीमेंट बनाने के लिए हमें डोलोमाइट और चूना पत्थर है उसकी आवश्यकता होती है, वो भी आपको इस इलाके में ज्यादा मिल जाएगी। तो डोलोमाइट और जो चूना पत्थर है, जो सीमेंट बनाने का कच्चा माल है, वो भी आपको इधर राजस्थान में मिल जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात के अंदर जो नमक के जो सोर्सेज हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं, वहां से नमक भी यहां पर है वो प्राप्त किया जाता है। नमक से आपको जरूर गांधी जी का चलाया हुआ दांडी मार्च जरूर याद आएगा। याद है कब हुआ दांडी मार्च? वो 12 मार्च 1930 को रवाना हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था ना उस टाइम। अंग्रेजों ने ये प्रतिबंध लगा रखा था भी कोई भारतीय है वो नमक नहीं बना सकता। तो गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से यहाँ दांडी गांव तक की यात्राएं की थी उन्होंने, और वहां जाकर नमक अपने हाथ से बनाया था, उठाया था, और अंग्रेजों के उस कानून का विरोध किया था। तो नमक की बात जब भी आती है तो गांधी जी का दांडी मार्च है वो जरूर याद आता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप यहां समझ पा रहे होंगे। तो ये तीन तो हो गए मुख्य पट्टियां जहां पर खनिज मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अब हम चाहिए ये खनिजों वाला चैप्टर पढ़े, आगे उद्योगों वाला चैप्टर पढ़े, वहां पर इन इलाकों की अक्सर बार बार बात आएगी। तो इन इलाकों में कौन से स्टेट हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं। मानचित्र भी इस तरीके से तैयार करना है। आगे हम मानचित्रों का अलग से अभ्यास भी करेंगे, तो वहां पर भी ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल है वो रहेगी। उसके साथ साथ अगर बात करूं मैं इस हिमालय पट्टी की, अगर यहाँ इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर भी तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसी प्रकार असम के अंदर बात करें तो यहाँ पर खनिज तेल यानी पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं। और आपको पता है महाराष्ट्र में मुंबई हाई जो इलाका है वहां पर भी खनिज तेल है वो मिलते हैं, पेट्रोलियम चीजें हैं वो मिलती हैं। तो ये तीन मुख्य पट्टियां होगी, और उसके अलावा कई जगह ऐसी है जहां थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ अन्य चीजें भी वो मिलती है। तो परीक्षा की दृष्टि से आप इन तीन पट्टियों के अंदर ये इतनी बातें आपको जरूर पता हो, और ये इलाका नक्शे में कहाँ है इंडिया के, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब समझते हैं हम आगे खनिज संसाधनों के प्रकारों को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस चीज का ले लीजिएगा। चलिए अब अपने पढ़ते हैं
खनिज संसाधनों के प्रकारों के बारे में। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। जैसे धात्विक खनिज किसे कहेंगे? वो खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, यानी जिस खनिज में धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और वो खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आए, भूल गए होंगे पुराना पढ़ा हुआ भी, धातु किसे कहते हैं। एक देसी तरीके से, एक सिंपल तरीके से अगर बात करूं तो जिस चीज में करंट आता है, बिजली प्रवाहित हो जाती है, वो धातु है, और जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता वो अधातु है। शायद इस तरीके से आप इजी वे में समझ जाओगे, मैंने कोई साइंटिफिक तरीका नहीं बता रहा। तो जिसमें धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज, और जिस खनिज में धातु नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज। ठीक है, ये परिभाषा पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है लोह धात्विक और दूसरा है अलोह धात्विक। लोह धात्विक यानी वो धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोह धात्विक खनिज कहलाता है। और वो धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह धात्विक कहा जाता है। लोह धात्विक खनिज है मोस्टली जो अपने आयरन स्टील, लोह इस्पात उद्योग होता है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि अलोह धात्विक है वो अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। फिर आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। लोह धात्विक खनिज में कौन आएंगे? एक तो लोह ऐशक आ जाएगा। खनिज किस रूप में मिलता है? ऐशक रूप में। हमें भी ऐशक किसे कहते हैं? जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा होती है उसी खनिज को हम ऐशक कह देते हैं। तो लोह ऐशक, इसके दो नाम भी आप ध्यान रखिए परीक्षा दृष्टि से। एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। तो भारत के अंदर लोह ऐशक के दो लोह ऐशक है वो मिलते हैं, एक हेमेटाइट होता है और दूसरा मैग्नेटाइट मिलता है। उसके अलावा मैग्नीज है वो एक लोह धात्विक खनिज है, और तीसरा क्रोमाइट। तो लोह ऐशक जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज और क्रोमाइट ये लोह धात्विक खनिज है वो कहलाते हैं। अलोह धात्विक की बात करें, कोई भी आप लिख दें, इनके अलावा तांबा हो गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका मुख्य ऐशक है? आपको पता होगा बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य ऐशक है वो बॉक्साइट होता है। तो तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सारे अलोह धात्विक खनिज के हैं। तो दो एग्जाम्पल, दो तीन आप जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हुआ धातु। पहले हमने खनिज का वर्गीकरण किया। धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, धातु नहीं पाया जाता वो अधात्विक। और उसके साथ साथ आपको और बताऊं, धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या होता है, ये खनिज जो ज्यादातर आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कौन से? धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, वही अधात्विक खनिज है वो अवसादी चट्टानों में हमें ज्यादा मिलते हैं। इन धात्विक खनिजों को दोबारा काम में लिया जा सकता है, गलाकर पिघलाकर दोबारा काम में लिया जा सकता है, जबकि अधात्विक खनिज को हम दोबारा प्राप्त है वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर धात्विक और अधात्विक को हमने धात्विक को बांट दिया दो भागों में, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। इसी प्रकार से अधात्विक खनिज का भी वर्गीकरण कर लिया जाता है, कई भागों में बांट लिया जाता है। यहां पर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे जो कार्बनिक उत्पत्ति है, कार्बन से बने हुए जो होते हैं, जैसे एक तो ईंधन खनिज। ईंधन किसे कहते हैं? वो कोई भी चीज जिसे जलाने से ऊर्जा मिलती है वो फ्यूल, ईंधन कहलाता है। ईंधन खनिज जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण दीजिए, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो ईंधन खनिज को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन अर्थात ईंधन खनिज के उदाहरण हैं जो कार्बन से बने हुए होते हैं।
दूसरा आ जाता है अकार्बनिक उत्पत्ति वाले अधात्विक खनिज, जिसमें आ गया अपना अभ्रक, जिसे माइका भी कहा जाता है, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, फोस्फेट, जिप्सम आदि ये अकार्बनिक उत्पत्ति वाले अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आप एग्जाम्पल है वो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अब आप ये समझिएगा भी हमें आगे इसमें क्या पढ़ना है। अब हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण को पढ़ना है, यानी प्राप्ति क्षेत्र भी भारत में वो किस जगह पर यानी किस स्टेट में है, और फिर उस स्टेट के अंदर मेन जगह कौन सी है ये हमें याद रखनी होगी, और साथ में मानचित्र के ऊपर उनका अभ्यास भी हमें करना होगा, क्योंकि मानचित्र के अंदर इनकी लोकेशन भरना भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब आपको मैं बता दूं, लो धात्विक में तो हम लो एशक और मैग्नीज इन दो के वितरण क्षेत्र को जानेंगे, और एलो धात्विक में हम तांबा और बॉक्साइट के वितरण को जानेंगे। ईंधन खनिज को हम ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत अच्छे से पूरा इनके बारे में सभी के बारे में जानेंगे, और यहां पर हम इसके अंदर अभ्रक के वितरण क्षेत्र को जानेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो सेशन में हम लोहेशक, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक इनके वितरण यानी प्राप्ति क्षेत्रों के बारे में जानकारी है वो अर्जित करेंगे। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोहेशक, जो कि एक लोह धात्विक खनिज है। खनिज में धात्विक, धात्विक में लोह, तो लोह धात्विक खनिज है। पहले सबसे पहले उसके वितरण को जानते हैं लोहेशक। तो लोहेशक का वितरण प्राप्ति क्षेत्र, सबसे पहले तो ये समझिएगा 95% इसके जो भंडार है वो कहां पर है, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये कौन सा इलाका हो गया, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ज्यादातर उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में ये मिलता है, कौन सा, लोहेशक। और इसलिए यहां पर हमें क्या मिलेंगे, इसलिए हमें स्टील के जो उद्योग है वो भी इसी इलाके में मिलेंगे, क्योंकि स्टील उद्योग का कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, ये वो एरिया है जहां पर लोहेशक यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है वो सबसे ज्यादा मिलता है। इसी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं। फिर लोहे से आपको पता है हर प्रकार की चीजें बनती है, सभी इंडस्ट्रियों का मूल चीज है वो आयरन ही होता है, इसी से बनता है। तो ये आपको ये ध्यान होना चाहिए मोटा मोटा। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की लोकेशन आपको पता हो, जैसे सबसे पहले बात करें ओडिशा, भी ओडिशा के अंतर्गत है वो लोहेशक खूब मिलता है। तो ओडिशा की वो जगह कौन कौन सी है, तो ओडिशा में मयूरभंज है, दूसरा गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ वाला जो इलाका है बोनाई है, सुंदरगढ़ है और केंदुझर है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी मैं ये चाहता हूं आप इनको थोड़ा सा बार बार लिखने का अभ्यास करें, याद होते हैं, फिर दोस्तों के साथ चर्चा करें, याद होते हैं। तो ओडिशा में मयूरभंज, गुरु महिसानी, बोनाई, सुंदरगढ़ और केंदुझर, ये याद रखें आप। मयूरभंज, गुरु महिसानी, बोनाई, सुंदरगढ़ और केंदुझर, ये 5 लोकेशन आप ओडिशा की बार बार पढ़ें। इन्हीं को हमें मानचित्र के ऊपर भी जो देखना है बार बार। मयूरभंज, गुरु महिसानी, बोनाई, सुंदरगढ़, केंदुझर, सुंदरगढ़, बोनाई, गुरु महिसानी, मयूरभंज, ये ओडिशा का एरिया है जहां पर जो लोहेशक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मिलता है। दूसरी लोकेशन आती है झारखंड स्टेट की, महेंद्र सिंह धोनी वाली स्टेट आ गई झारखंड। नोआमंडी, गुआ और सिंहभूम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नोआमंडी, गुआ और सिंहभूम, ये झारखंड के नोआमंडी, गुआ और सिंहभूम। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग, बेलाडीला और डल्ली राजहरा। दुर्ग, बेलाडीला, डल्ली राजहरा, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां पर आयरन मिलता है। उसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू और बलारी। अब देखिए उत्तर भारत के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा अजीब सा लगता है, देखिएगा आप इनकी अटपटे नामों पर मत जाइएगा। आजकल तो साउथ इंडिया वाली मूवी भी आप खूब देखते हो तो उसमें ऐसे ही नाम आते हैं, वो अलग अलग एरिया का अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर है वो नाम रखे जाते हैं। तो इनके प्रति नेगेटिव दृष्टि रखने से अच्छा है इन पर आप गौर करें और याद होंगे ये चीज।
अपने अपने, जैसे अपने इलाके के जो नाम होते हैं वो साउथ वालों को अजीब से लगते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ वालों को साउथ वालों के, तो इन चीजों में कुछ भी नहीं पड़ा है। तो कर्नाटक का चिकमंगलुरु, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, बल्लारी, ये कर्नाटक के वो इलाके हैं, क्षेत्र है, जगह है जहां पर लोह अयस्क मिलता है। महाराष्ट्र में आपको 3 नाम ध्यान रखने, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी है, वहां पर लोह अयस्क मिलता है। तो इन 5 स्टेट की इन मेन जगहों के नाम आपको ध्यान रखने। वैसे कहां कहां हैं उनकी बात हम कर चुके हैं, उसके अलावा गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर भी कुछ कुछ इलाकों में लोह अयस्क है वो मिलता है। तो एक बार पुनः देखें, ओडिशा में मयूरभंज, गुरु महेशानी, बोनाई, सुंदरगढ़ और केंदुझर है। झारखंड की बात करें तो नोआमंडी है, गुआ है और सिंहभूम है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग है, बेलाडीला और डल्ली राजहरा है। कर्नाटक की बात करें तो चिकमंगलुरु है, कुद्रेमुखी है, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु और बल्लारी की बात आती है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी की है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है भाई सीधा ही, क्या भारत में लोह अयस्क के वितरण को समझाइए या बताइए, लिखिए। 2-3 नंबर का प्रश्न आ गया तो आपको एक लाइन ये लिखनी है भी हाँ यहाँ मिलता है, फिर उसके अंदर स्टेट लगा के आप कोशिश करें जितने नाम याद रह जाए। 2-2, 4-4 तो नाम आपको लिखने ही पड़ेंगे, और कुछ नाम आपको इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि मानचित्र में ये पूछे जा सकते हैं। तो इसका अभ्यास मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। इसी प्रकार से हमें मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, उनके एरिया को भी अच्छे से है वो जानना है। तो गुणवत्ता की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो विश्व में हमारे भारत के जो लोह अयस्क है उसकी काफी डिमांड है वो यहाँ पर रहती है, और एशिया के अंदर, भारत के अंदर अच्छी खासी मात्रा में हमें लोह अयस्क है वो मिलता है। तो ये हुआ लोह अयस्क के वितरण की बात। अब आगे वाले खनिजों के वितरण को भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब जानते हैं अपने मैग्नीज के वितरण को जानते हैं। उससे पहले आपको यह बता दूं, मैग्नीज है वो लोहा जो अयस्क होता है उसको गलाने में काम में लिया जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो कहीं 1 नंबर में पूछ लिया जाए उपयोग में, तो एक तो लोह मिश्र धातु बनाने में इसको काम में लिया जाता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अर्थात स्टील बनाने में इसको काम में लिया जाता है। तो ये 2 उपयोग भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। उसके साथ साथ एक प्रश्न ये बनता है भी ये कहां पर मिलता है। ये धारवाड़ टाइम की जो चट्टानें होती हैं, जो शैलें होती हैं, उनके अंदर मिलता है। तो धारवाड़ शैलों के अंदर मिलता है मैग्नीज, जो कि लोह अयस्क को गलाने में काम में लिया जाता है, मिश्र धातु बनाने में काम में आता है, स्टील बनाने में इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न छोटा बनता है भी मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है, तो वो है ओडिशा। उड़ीसा के अंदर लोह अयस्क में भी हमने देखा, लोह अयस्क की प्रमुख लोकेशन देखी थी, तो उड़ीसा के अंदर मैग्नीज सबसे ज्यादा मिलता है। अब आपको एक काम करना है, आप इन सभी खनिजों के जो वितरण को जो याद करें उस टाइम इनको एक साथ लिखना है, और आपको यह देखना है कितनी जगह कॉमन है। तो आप देखेंगे बोनाई, केंदुझर और सुंदरगढ़, ये तीनों वही लोकेशन है जहां पर लोह अयस्क भी मिलता है। इन जगहों पर लोह अयस्क भी मिलता है और यहीं पर मैग्नीज मिलता है। तो हो गया ना इजी काम। कई बच्चों को लगता है अभी इतनी लोकेशन कैसे याद रखेंगे, अरे कुछ एक ही याद रखनी पड़ती है, बाकी तो कॉमन निकल जाएगी। उसके अलावा क्या आ गई नई जगह, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर, ये 3 लोकेशन नई आ गई। अब आपको इन तीनों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये आगे फिर काम आएगी। कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर, ये भी कहां है, उड़ीसा के अंदर है। तो ये प्रमुख जगह हो गई ओडिशा की, और ओडिशा के अंदर मैग्नीज सबसे ज्यादा मिलता है। उसके अलावा आ जाए अपने भाई कर्नाटक के ऊपर। कर्नाटक में भी हमने जो लोह अयस्क में जगह पड़ी वही है चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरु और बल्लारी, यही जगह कर्नाटक की हमने लोह अयस्क में पड़ी, यही मैग्नीज में है। तो कहां मुश्किल काम हुआ। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां हमने महाराष्ट्र के अंदर क्या पढ़ा, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी पड़ी थी। यहां एक नई लोकेशन आई है बस, नागपुर। उसके अलावा वही भंडारा और रत्नागिरी सेम आ गई। तो इसमें नागपुर एक नया आया है, बाकी भंडारा और रत्नागिरी। अब एक नई स्टेट यहां आ गई, मध्य प्रदेश। याद रह जाए तो ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश
में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ है। एक दो जगह याद रहे तो ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश नहीं भी याद रहे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आप ऊपर वाली ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वो लोकेशन याद रख लो जो लोह अयस्क में आपके काम आई थी। तो एक की याद है तो काफी सारी इसकी लोकेशन भी याद होगी। और इसमें अगर थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा कर लोगे, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिरी, तो ये आगे भी काम आ जाएगी। अब आप सोचेंगे आगे कहां काम आएगी, क्योंकि हमें एलो धात्विक केंद्र बॉक्साइट भी तो पढ़ना है, बॉक्साइट भी तो पढ़ना है, वहां पर कुछ काम आ जाएगी। और एक चीज महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में हालांकि नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी के अंदर मैग्नीज मिलता है, लेकिन ये ज्यादा कोई लाभ का सौदा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां ये मैग्नीज मिल रहा है, ये जो इस्पात इंडस्ट्री है अपनी, स्टील उद्योगों से काफी दूरी पर है, तो इसलिए ज्यादा यहां से मैग्नीज किसी दूसरी जगह पहुंचाना थोड़ा लाभ का सौदा है, वो प्रतीत नहीं होता है। तो अब करते हैं एलो धात्विक बॉक्साइट। बॉक्साइट जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए, तो वो कौन सा है, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे कहा जाता है। ये मैग्नीज मिलता है धारवाड़ टाइम की चट्टानों के अंदर, और ये मिलता है टर्सरी काल की लेटेराइट चट्टानों में मिलता है। टर्सरी काल की लेटेराइट चट्टानों के अंदर बॉक्साइट मिलता है, धारवाड़ चट्टानों में मैग्नीज मिलता है। और मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, तो बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ओडिशा है। तो अब उड़ीसा की एक दो लोकेशन, जैसे यहां कौन सी आई थी, कालाहांडी, बोलनगिरी और कोरापुट आई थी। यही तीन वो जगह है जहां पर बॉक्साइट मिलता है भाई, कालाहांडी, बोलनगिरी और कोरापुट, यहां पर बॉक्साइट मिलता है। इन जगहों पर मैग्नीज भी मिलता है, तो दोनों में कॉमन हो गई, तो याद रखना आसान हो जाएगा, कालाहांडी, बोलनगिरी और कोरापुट। उसके बाद अन्य राज्यों के नाम ध्यान रख लें एक दो, जैसे गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर भी बॉक्साइट है, वो मिलता है। बस ये छोटी चीज ध्यान रख लें। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, किस टाइम का है, टर्सरी काल की लेटेराइट चट्टानों में मिलता है। सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा, ओडिशा में लोह अयस्क खूब मिलता है, ओडिशा में मैग्नीज खूब मिलता है, ओडिशा में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बॉक्साइट का भी है। बाकी बोनाई, कुंदुजर, सुंदरगढ़ लोह अयस्क में भी था और इसके अंदर मैग्नीज में भी है। कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिरी मैग्नीज में भी है, कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट हमारे बॉक्साइट वाले एरिया के अंदर भी है, यानी यहां बॉक्साइट भी मिलता है, यहां मैग्नीज भी मिलता है। बस यही चीज होती है, कहते हैं ना स्टडी कैसी हो, स्मार्ट स्टडी हो। कई बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग प्रश्नों की अलग अलग लोकेशनें याद करते रहते हैं, घोटा मारते रहते हैं, और फिर उनको लगता है यार ये तो ज्योग्राफी का औखा पार्ट है। काहे का औखा, औखा कुछ नहीं होता, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। पहले अच्छे से समझें, फिर ये देखें कॉमन क्या निकल सकता है, हम औरों से कैसे हटके किसी चीज को कम टाइम में और कम मेहनत से तैयार कर सकते हैं, तो वो ये तरीका होता है। बशर्ते उसके लिए आपको ये वीडियो तो पूरे देखने पड़ेंगे, ताकि अब ये नहीं है मेरे से माहौल तो बनता नहीं है, मैं तो टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है उसी के अकॉर्डिंग जहां जरूरत होती है जिस बात की, वो मैं वहां पर बता देता हूं। तो ये हो गए अपने लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट की जो लोकेशन है वो हो गई। अब हमारी दो बच गई, एक तांबा और एक अब्रक। थोड़ा सा छोटा सा काम इनके बारे में भी अपने कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं तब तक। चलिए अब बात करते हैं तांबा, कॉपर को लेकर। कॉपर, तांबा, सबसे पहले वो ये एक छोटा प्रश्न, उपयोग, विद्युत उपकरण बनाने में इसको काम में लिया जाता है, ट्रांसफार्मर में, बिजली की मोटर, जनरेटर्स, इनको बनाने में। आप देखो भी घरों में जो वायर है वो भी तांबे की ही है, तो विद्युत उपकरण बनाने में इसको काम में लिया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट, सोने के आभूषण तो बनाते ही हैं अपने, तो क्योंकि सोने से, प्योर सोने से आभूषण नहीं बनते, उसके साथ तांबा मिलाया जाता है, तो सोने के साथ मिलाकर आभूषणों को मजबूती प्रदान है वो की जाती है। जैसे आपने सुना होगा शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है, आभूषण है वो 21-22 कैरेट के बनाते हैं। तो जैसे अगर 21 कैरेट का आभूषण बनाया है तो यानी 21 हिस्सा सोना हो गया, 3 हिस्सा उसके अंदर तांबा हो जाता है। तो सोने के साथ मिलाकर आभूषणों को, गहनों को मजबूती प्रदान वो इससे
की जाती है। चलिए अब सीधा लोकेशन पर आ जाते हैं। राजस्थान में खूब मिलता है हमारे राजस्थान में कॉपर तांबा खूब मिलता है। जगह कौन सी है, मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम यहां पर है, जैसे औरों के अंदर है अलवर। अलवर के अंदर जगह की बात करें तो खो दरीबा जगह है, खो दरीबा अलवर के अंदर है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, झुंझुनू के अंदर है खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना जो एरिया है उसके अंदर तांबा मिलता है। इसी प्रकार उदयपुर के अंदर दरीबा क्षेत्र है। भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगूचा जो इलाका है वहां पर तांबा है वो मिलता है। तो राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों के अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है। झारखंड की बात करें तो लीजिए हजारीबाग आ गया और सिंहभूम आ गया। डिस्ट्रिक्ट का नाम है हजारीबाग और सिंहभूम। अब आप फिर देख लें, सिंहभूमि या सिंहभूम है वो पहले भी आ चुका है, अब फिर रिपीट हो गया। आपको सिर्फ कॉमन ढूंढना है, सिर्फ 10-15 नाम बचेंगे जो याद रखने वाले होंगे। एक नया नाम हजारीबाग आ गया अभी। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो बालाघाट आ गया। मध्य प्रदेश का बालाघाट, बालाघाट पहले भी पढ़ा है आपने, बालाघाट पहले भी आ गया, रिपीट हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश में जगह बालाघाट जहां पर तांबा मिलता है। तो ये तांबे की इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी वितरण को लेकर और उपयोग को लेकर। अब आ जाते हैं सीधा ही अधात्विक खनिज अभ्रक, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। उपयोग की दृष्टि से बात करें तो अभ्रक जिसे माइका कहा जाता है, ये विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग होते हैं उनके अंदर काम में आता है। तो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंदर अभ्रक को काम में लिया जाता है। जगह की बात करें तो झारखंड के अंदर मिलता है, जगह है हजारीबाग क्षेत्र। हजारीबाग एरिया का जो पठारी भाग होता है वहां पर अभ्रक मिलता है। और यहां देखिए झारखंड के अंदर हजारीबाग में और क्या मिल रहा है, तांबा भी मिलता है। और हजारीबाग के पठारी क्षेत्र के अंदर झारखंड के अंदर वहां पर अभ्रक भी मिलता है। और उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो जयपुर से भीलवाड़ा तक की जो पट्टी है, जयपुर से भीलवाड़ा तक की एक पट्टी के अंदर अभ्रक मिलता है। और साथ में उदयपुर के अंदर भी अभ्रक है वो प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वो, उसका वहां पर अभ्रक है वो मिलता है। इसी प्रकार तेलंगाना में भी कुछ मात्रा में अभ्रक है वो मिलता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको अभ्रक को लेकर ध्यान में रखनी है। भी झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र, राजस्थान का जयपुर भीलवाड़ा पट्टी और उदयपुर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जो एरिया है वहां पर अभ्रक है वो प्राप्त होता है। तो 2 नंबर तक के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो वो इतनी सी बात आपको वहां पर लिखनी है भी अभ्रक जो कि एक अधात्विक खनिज है, अकार्बनिक उत्पत्ति होती है, इसका इस्तेमाल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। फिर ये लोकेशन आ गई। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो सेशन में हमने खनिज संसाधन को अच्छे से समझा है। हमने उसकी परिभाषा को जाना, हमने उसकी विशेषता को जाना, हमने ये जाना भी भारत में खनिज संसाधन की प्रमुख जो 3 पट्टियां हैं वो कहां कहां हैं और वहां कौन से जो खनिज है वो मिलते हैं। फिर हमने खनिज संसाधनों के वर्गीकरण को जाना भी, धात्विक, अधात्विक, फिर इनको आगे बांटा, लोह धात्विक, अलोह धात्विक। यहाँ हमने ईंधन खनिज के बारे में और अकार्बनिक उत्पत्ति वाले जो अधात्विक खनिज है उनको जाना, उनके एग्जाम्पल को जाना। फिर हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लोहा, एशक, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक के वितरण को जाना भी, भारत में इनका प्रोडक्शन मुख्यतः किस राज्य में और उन राज्यों में मेन लोकेशन है वो कौन सी है। उम्मीद करता हूं अगर जिन बच्चों ने पूरा सेशन देखा है उन्होंने जरूर एंजॉय किया है और बारीकी से समझने की कोशिश की होगी भी हाँ ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, बशर्ते हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मानचित्र का, एटलस का हमें उपयोग है वो करना है। बाकी इनके जो आपने मानचित्र सीरीज है वो अलग से भी चलाएंगे ताकि तब तक आप इनको थ्योरिकल तो कुछ याद करें, कुछ तो दिमाग में ये रहे। सब कुछ मुझ पर मत छोड़िएगा, कुछ आपको भी करना है। और आप मुझे ये कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा भी आपने इनको मानचित्र में देखा है या नहीं देखा, खाली मानचित्र में इन जगहों को भरा भी है या नहीं भरा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे ऊर्जा संसाधन को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।